So we said that in block cipher, it is one of those ciphers where the block of plain text is treated as a whole and used to produce a ciphertext block of equal length. That means if I just draw a block diagram, the block cipher, then it would be somewhat like some sort of an arrangement or an algorithm which takes a sequence of symbols, perform certain tasks, and give out a sequence of ciphertext, right? So it takes P1, P2, P3, P4, P5, and gives out C1, C2, C3, C4, C5. This is my block cipher. The relationship between the ciphertext and the plaintext symbols is not one-to-one, but this ciphertext could be generated with the help of many other, all the five input symbols, right? Transposition cipher can also be treated as a block cipher क्योंकि ट्रांसपोजिशन में भी हम ग्रुप ऑफ प्लेन टेक्स्ट लेकर के उनको रीअरेंज कर रहे थे, राइट? और हिल साइफर भी एक ब्लॉक साइफर है जिसमें हमने देखा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जहां पे सिर्फ एक C1 को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे प्लेन टेक्स्ट और बहुत सारी कीज की हमें जरूरत पड़ रही थी। अभी ब्लॉक साइफर के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इसकी जो भी मैपिंग है P1 और C1, जो प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट की मैपिंग्स है, ये रिप्रेजेंटेबल मैपिंग्स होनी चाहिए। और अभी तक जो हमने एग्जांपल्स ब्लॉक साइफर के देखे उसमें हमने यहाँ पे सिंबल्स माने, कैरेक्टर्स माने, अल्फाबेट्स माने थे। लेकिन कंप्यूटर सिस्टम्स आपको मालूम है बाइनरी और हेक्साडेसिमल्स में ऑपरेट करते हैं। बाइनरी में हो गया बिट रिप्रेजेंटेशन, तो अगर मैं ये कहूँ कि 2 बिट्स का डेटा है मेरे पास, तो मेरे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन आई एम टॉकिंग अबाउट 2 बिट्स ऑफ डेटा ओनली, राइट? तो मतलब ये है कि इस ब्लॉक साइफर में इस वक्त सिर्फ 2 ही इनपुट आ सकते हैं, लेकिन ये जो 2 हैं ये वैल्यू जनरेट कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 वैल्यूज जनरेट कर सकते हैं, 2 बिट्स, राइट? और इनकी कैसी भी मैपिंग हो सकती है विद इन, राइट? तो ये भी मैप होंगे कुछ वैल्यूज पे जो कि 0 1 और 2 और 3 हो सकते हैं, राइट? तो सपोज इनकी जो मैपिंग है इनिशियली वो कुछ इस तरह है कि 0 0 इज मैपिंग टू 1 1, 0 1 is mapping to 1 0, 1 0 is mapping to 0 0, and 1 1 is mapping to 0 1, राइट? इस तरह की मैपिंग को हम कहते हैं रिवर्सिबल मैपिंग, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट में करस्पॉन्डेंस है, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि अगर हमें कोई साइफर टेक्स्ट बाद में दे देता है कि 0 0 आपको साइफर टेक्स्ट है, तो आई नो दैट व्हाट इज गोइंग टू बी द प्लेन टेक्स्ट, राइट? बट इरिवर्सिबल मैपिंग्स वो होती हैं जहां पर आपके पास कॉम्बिनेशन में जो प्लेन टेक्स्ट है वो यूनिक साइफर टेक्स्ट देने के बजाय सेम काइंड ऑफ साइफर टेक्स्ट अगर देना शुरू करते हैं, जैसे कि इस एग्जांपल में अभी यहाँ पर 1 0 ने भी साइफर टेक्स्ट 0 1 जनरेट किया, 1 1 ने भी 0 1 जनरेट किया, तो साइफर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट कन्वर्जन जो है वो हमारा यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा, उसमें एम्बिगिटी आ जाएगी कि टू विच प्लेन टेक्स्ट शुड इट मैप टू, तो इसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल मैपिंग्स, ठीक है? तो हमारे पास रिवर्सिबल मैपिंग्स होने चाहिए। अभी दूसरा ये कि अगर इसी तरीके से मेरा 4 बिट का इनपुट है, तो उसके लिए ब्लॉक साइफर अगर मुझे डिजाइन करना हो और मुझे सब्स्टिट्यूशन करना है सिंपल, जैसे कि हम इस एग्जांपल में देख रहे थे, हम सब्स्टिट्यूट कर रहे थे वैल्यूज को, तो उसमें क्या होगा कि एक ब्लॉक साइफर है हमारा, उस ब्लॉक साइफर में 4 बिट्स का इनपुट आएगा और जो वैल्यूज 4 बिट जनरेट कर सकते हैं वो क्या है, 0 1 2 3 4 अप टिल 15। इसी तरीके से आपको साइफर टेक्स्ट भी 0 1 2 3 4 अप टिल 15 वैल्यूज होंगे और इनका आपस में कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है कि 1 आपका 4 से मैप करे, 0 4 से मैप करे, 1 आपका 15 से मैप करे, 2 0 से करे, व्हाटएवर। लेकिन यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि मैपिंग हमारी रिवर्सिबल हो, इरिवर्सिबल ना हो, ठीक है? तो 4 बिट के लिए आपने देखा आपके पास 16 ऑप्शंस आ गए। अब इसमें की क्या है, तो ये जो परमिटेशन यहाँ पर आपको दिया गया है यही बेसिकली आपका की की तरह एक्ट करता है, ठीक है? तो कोई भी एक परमिटेशन 2 पार्टीज ने आपस में अगर तय कर लिया तो दैट विल बी 1 की। अब इस तरह कितनी पॉसिबल कीज आपकी बन सकती हैं, आपको ये देखना होगा, राइट? तो आपके पास यहाँ पर 4 बिट का जब इनपुट आया तो आप कितनी कीज इसमें जनरेट कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कितनी कीज बन रही, तो यहाँ पे 16 कीज बन पा रही हैं अगर हमारे पास 4 बिट का इनपुट होगा, राइट? तो इनके लिए कितने बिट्स की हमारे पास रिक्वायरमेंट है,
इसके लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे 16 नंबर्स आ रहे हैं और हर एक को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट्स की जरूरत है। तो हमारे पास यहाँ पे 64 बिट्स की जरूरत होगी मिनिमम किसी एक की को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर एक गेस आप करें तो आप कितना बताएंगे? यहाँ पे 16 वैल्यूज है और इसके परम्यूटेशंस आपको देखने हैं, तो आप कह देंगे कि साहब ये तो 16 फैक्टोरियल होगा, मतलब 16 फैक्टोरियल कीज आपके यहाँ पे बन सकते हैं। अगर मैं इनको 4 के टर्म्स में, जो हमारा इनपुट बिट है उसके टर्म्स से रिप्रेजेंट करूं, तो इट विल बी 2 टू द पावर 4 फैक्टोरियल कीज विच आर पॉसिबल। ठीक है, अब थिंक अबाउट दिस, वेयर इट इज नॉट 4 बिट बट इट इज एन n बिट ऑपरेशन। आप n बिट्स में डिवाइड करेंगे तो मतलब हमारे पास कितने यहाँ पे कीज होंगे? नंबर ऑफ जो वैल्यूज जनरेट हो रहे हैं यहाँ पे, दैट विल बी 2 टू द पावर n, राइट। और कितने बिट्स रिप्रेजेंट करने के लिए चाहिए हमें उस कीज को? तो दैट इज गिवन बाय n क्रॉस टू द पावर n, जो कि हमने यहाँ पर किया हुआ था। और कितने इसके पॉसिबल परम्यूटेशंस पॉसिबल हैं, वो हमने इस तरह कैलकुलेट करना है कि 2 टू द पावर n फैक्टोरियल। तो आप ये देखेंगे कि दीज आर वेरी लार्ज नंबर्स, और किसी को भी ये पता लगाना कि क्या परम्यूटेशन आप यूज कर रहे हैं अपने ब्लॉक साइफर्स में, वो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। लेट मी जस्ट गिव यू वन मोर एग्जांपल कि यहाँ पे 4 की बजाय अगर 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट हो, जो कि एक नॉर्मल फिगर है, 64 बिट प्लेन टेक्स्ट हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो 64 बिट अगर प्लेन टेक्स्ट आ रहा है किसी साइफर में, तो उस केस में आपके कितने कीज पॉसिबल होंगे, आप अगर उसका अंदाजा लगाएं तो सॉरी कितने बिट्स आपको कीज रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे। तो वो है आपका 64 क्रॉस टू द पावर 64 विच इज 2 रेज़ टू द पावर 70 बिट्स दैट इज रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट दिस कीज। तो इतने बड़े डोमेन में आपको अटैक परफॉर्म करना है, विच इज डिफिकल्ट टास्क। लेकिन अभी यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी होगी ब्लॉक साइफर्स में, कि की डोमेन बहुत बड़ा होना अपने आप में सिक्योरिटी का रीजन नहीं है। अगर आप एक बहुत ही सिंपलिस्टिक एल्गोरिथम को यूज कर रहे हैं जिसका एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है, तो इवन चाहे जितनी बड़ी की हो उसका डोमेन बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाता है गेस करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम हिल साइफर की बात करें, तो हिल साइफर में हमने ये कहा था कि C1 को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास इस तरीके से आपको मल्टीपल प्लेन टेक्स्ट और मल्टीपल साइफर टेक्स्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर आप ये ध्यान रखें कि इसका एक फिक्स स्ट्रक्चर हो गया, इसमें एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो रही है। तो इसमें ये गेस करना कि कितने डायमेंशन होंगे मैट्रिक्स के, ये अपने आप में एक टास्क हो सकता है। लेकिन अगर वो आपको पता है तो फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका अरेंजमेंट किस तरीके से हो रहा है और किस पैरामीटर से या किस पैटर्न में आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं। इस पे आप पैटर्न एनालिसिस भी कर पाएंगे, राइट। अब ये जब सिस्टम आपको, जब आपको एल्गोरिथम पता चल जाती है, तो की डोमेन चाहे जितना भी बड़ा हो उसमें एक वल्नरेबिलिटी आ जाती है कि एक अटैक परफॉर्म किया जा सकता है अगर बहुत ही इंटेलिजेंट वे में किसी की पैटर्न एनालिसिस करके और एल्गोरिथम को समझ के हम रीस कीज को जनरेट करना शुरू करो। तो हम रैंडम की जनरेट नहीं करेंगे, हम स्पेसिफिक की जनरेट करना शुरू कर देंगे, राइट। तो ये एक प्रॉब्लम है ब्लॉक साइफर में कि ऑल्दो बहुत वास्ट की डोमेन है, बहुत मुश्किल ब्रूट फोर्स इसमें हो सकता है, लेकिन इसकी जो इंट्रिंसिक पैटर्न्स हैं वो पैटर्न्स स्टैटिक रहते हैं। अगर एल्गोरिथम का आइडिया है तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर फिएस्टल ने कहा कि उन्होंने प्रपोजल दिया कि वो फिएस्टल साइफर्स कुछ इस तरह बनाएंगे कि वो एक आइडियल ब्लॉक साइफर बना सके, जहाँ पे की डोमेन अच्छा खासा बड़ा होगा आपका, लेकिन जो वैल्यूज प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्जन हो रहे हैं उसमें कोई रिलेशनशिप आदमी गेस कर पाए, ये एक बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। ब्लॉक साइफर के लिए मैंने आपसे जो लास्ट में बात की थी वो ये कि फीएसएल साइफर की जरूरत ये इसलिए पड़ी कि वो एक आइडियल ब्लॉक साइफर बनाना चाह रहा है फीएसएल। और ब्लॉक साइफर की जो वल्नरेबिलिटी है कि जिसमें या तो वन टू वन मैपिंग थी या फिर एक स्पेसिफिक फॉर्मूला के थ्रू आपका प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट में रिलेशनशिप पता चल रहा था, इस रिलेशनशिप को हाइड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए फिर फीएसएल साइफर्स आपके डिजाइन किए गए। फीएसएल साइफर में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आते हैं। Number one is your confusion and number two is diffusion. Confusion means that you want to hide the relationship between the ciphertext and the key. कि आपका ciphertext की एनालिसिस करके अगर कोई ciphertext ओनली अटैक परफॉर्म कर रहा है तो उस अटैक से आपका की का अंदाजा ना हो पाए। और डिफ्यूजन का मतलब ये होता है कि आपको जो भी ciphertext और प्लेन टेक्स्ट के बीच में रिलेशनशिप है उसका आप अंदाजा ना कर पाए। और इसको अचीव करने के लिए फीएसएल साइफर ने ये कहा कि
हम मल्टीपल राउंड्स का एक तो यूज करेंगे, और वो राउंड्स अपने आप में बहुत सिंपलिस्टिक राउंड्स होंगे। सिंपलिस्टिक राउंड्स क्यों रख रहे हैं उसको हम बाद में डिसाइड करेंगे और डिस्कस करेंगे। लेकिन सिंपलिस्टिक राउंड्स होंगे, लेकिन जब एंड में उसका रिजल्ट आएगा, जो भी क्रिप्टोग्राफिक रिजल्ट होगा, वो क्रिप्टोग्राफिक रिजल्ट आपका कंफ्यूजन और डिफ्यूजन को मेंटेन करेगा। मतलब कि आप अंदाजा नहीं कर पाएंगे कि प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट में रिलेशनशिप आपस में क्या है। ठीक है। और डिफ्यूजन का एक मतलब ये भी आता है कि जो आपका प्लेन टेक्स्ट है, अगर उसके प्लेन टेक्स्ट जो इनपुट है उसमें अगर आप एक कैरेक्टर का भी चेंज करते हैं तो मल्टीपल कैरेक्टर्स ऑफ द साइफर टेक्स्ट गेट चेंज्ड। ठीक है। मतलब कि रिलेशनशिप कुछ इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि एक प्लेन टेक्स्ट चेंज करने पर वो साइफर टेक्स्ट में सिग्निफिकेंट चेंज ला सकता है। ठीक है। तो आपका जो वन टू वन करेस्पॉन्डेंस थी वो चीज बिल्कुल खत्म हो जाएगी इस फिएस्टल साइफर्स में। तो अब फिएस्टल साइफर क्या है इसको जरा देख लेते हैं। फिएस्टल साइफर में आपके पास कोई भी सीक्वेंस ऑफ एन बिट्स प्लेन टेक्स्ट होगा। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो ये आपका लेफ्ट पार्ट हो गया L1 और ये आपका राइट पार्ट हो गया R1। दैट मीन्स अगर ये 64 बिट्स है तो ये 32 बिट्स और 32 बिट्स में आप ब्रेक कर लेंगे। देन इट विल बी पासिंग थ्रू फंक्शन जहां पर L1 will come directly and will be performed by an XOR operation and that will be resulting in, ये आपका साइफर टेक्स्ट हो गया। और साइफर टेक्स्ट को भी मैं दो ही पार्ट्स में रख रहा हूँ, 32 bit and 32 bit, where R1 is directly getting mapped to this region। तो अगर मैं इसको R2 मान लूं तो R1 डायरेक्टली R2 में कॉपी हो जाता है और L1 में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो रहा है। मॉडिफिकेशन परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे जो फंक्शन का यूज हो रहा है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ F से। इस फंक्शन में कुछ की आएगी। ठीक है। और वो की सप्लाई आपको कहीं बाहर से एक अलग फंक्शन होगा जो की जनरेट करके आपको की सप्लाई करेगा। ठीक है। एंड दैट विल रिजल्ट इन L2। फाइन। तो आपका इस तरीके, ये आपका एक बहुत ही बेसिक सीएसएस साइफर मैंने आपको बताया। अब ये जो एक्सऑर ऑपरेशन है ये एक तरीके का आपका सब्स्टिट्यूशन साइफर है कि एक ऑपरेशन के तहत आपने अपने जो भी बिट स्ट्रीम थी उनको मॉडिफाई करके दूसरी बिट स्ट्रीम में उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। और ये ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, राइट। तो सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म हो रहा है बेसिकली आपका इस जगह पर, राइट। तो अगर अब इसको मैंने कहा कि ये मेरा साइफर टेक्स्ट है और इसको मैंने कहा कि ये मेरा प्लेन टेक्स्ट, तो मेरे पास जो मैकेनिज्म है कि अगर मुझे साइफर टेक्स्ट मिलता है डिक्रिप्शन के लिए, इसको मैं मानता हूं कि जो भी साइफर टेक्स्ट मुझे एक सीक्वेंस मिला, इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। इसको मैं कहता हूं L3 और इसको मैं कहता हूं R3। ठीक है। 32 बिट्स ईच। अब this will again pass through the same function that I have designed for encryption, right? And this should result in a plain text. Suppose P1, ये P था, तो ये हमारा अगर साइफर टेक्स्ट है इसको मैं C1 मानता हूं। If my C is equals to C1, then my P should be equals to P1। ये रिलेशनशिप मेरा आना चाहिए, राइट। एक्सऑर ऑपरेशन इस फंक्शन में इसका की एलिमेंट है। एक्सऑर ऑपरेशन के लिए जो की इसमें यूज होगी वो की एक्चुअली सेम की होगी जो यहां से जनरेट हुई थी। तो एक जनरेटर है जिसने की यहाँ पे प्रोवाइड किया और सेम की यहाँ पर भी आपका आ जाएगा। ठीक है। तो ये वाला की जब आया तो इसमें भी हम वही फंक्शन एफ के का यूज करेंगे। ठीक है। तो फंक्शन एफ के दैट इज एक्सॉर्ड विद द हेल्प ऑफ L3 and that should result in some bits which I am labeling as L4 and R3 should directly get mapped to R4। अब इसको इसी तरीके से सिंपलिस्टिक दिखाने के लिए मैं वैसे ही डायग्राम बना देता हूं जैसे मैंने पहले बनाया है। अब ये हमें चेक करना है कि ये जो फिएस्टल साइफर का बेसिक स्ट्रक्चर हमने बनाया है क्या ये रिवर्सिबल है, क्योंकि रिवर्सिबल होना बहुत जरूरी है। तो इफ आई एम एज्यूमिंग दैट इफ C over here is equals to C1, so that means that L2 is equals to L3 and that also means that R2 is equals to R3। अच्छा, R2 इक्वल्स टू R3, इसमें एक चीज और भी है कि सिंस R2 इज इक्वल्स टू R1 क्योंकि वो डायरेक्टली कॉपी हुआ था,
तो दिस इज इक्वल्स टू R1, दिस इज इक्वल्स टू R4। तो ये तो एक क्लियर हो गया कि राइट हैंड साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हमारा एकदम इक्वल आ रहा है। प्रॉब्लम है कि L4 जब हमने कैलकुलेट किया तो L4 इज इक्वल्स टू L3 XOR सम फंक्शन k विद द की k। अब L3 की अगर हम बात करें तो चूंकि हमने ये अज्यूम किया था कि C1 इज इक्वल्स टू C2, तो L2 इज इक्वल्स टू L3, राइट। तो अब इसको हम यहाँ पे L2 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो दिस इज L2 XOR f of k। What is L2? L2 is L1 XOR f of k। So this could be written as L1 XOR f of k XOR f of k। अब XOR की अगर मैं ट्रुथ टेबल बनाऊं तो उसमें अगर मेरा सेम इनपुट होता है तो रिजल्ट 0 आता है, अगर डिफरेंट इनपुट्स होते हैं तो रिजल्ट 1 आता है। ये हमारा होता है। अब यहाँ पर चूंकि एफ के एक्स और एफ के आ रहा है, क्योंकि ये दोनों सेम है, therefore the result of these two is 0, so it is equals to L1। that means my L4 is equals to L1। L4 is equals to L1। इसका मतलब कि हमने सेम प्लेन टेक्स्ट को जनरेट कर लिया है। तो फीएसएल साइफर जो ये बेसिक स्ट्रक्चर है ये अपने आप में रिवर्सिबल है। ठीक। अब इसमें आप देखें तो एक यहां पर आप सब्स्टिट्यूशन एक एक्सॉर के थ्रू परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इस एक्सॉर का हमेशा सेम रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि इसमें अब क्या है कि एक एक्सटर्नल की भी इसमें ऐड हो रही है। की जनरेशन अपने आप में एक अलग प्रोसेस है जिसका हम बात करेंगे जब हम डीईएस की बात करेंगे, तो उसमें की जनरेशन भी देखेंगे कैसे होता है। तो ये की एक्ट कर रहा है, इस की से हम कुछ सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म कर रहे हैं। अब इसकी एक वल्नरेबिलिटी जो थी वो ये कि आपका राइट हैंड साइड एज इट इज मैप होके जा रहा है, तो आप इसके अगर मल्टीपल राउंड्स भी लगा देंगे, अगर मैं इसको एक राउंड मानूं तो आप इसके 10 15 16 राउंड्स भी लगा दीजिए, तो उस राउंड में आप देखेंगे कि आपका राइट साइड जो है वो एकदम कांस्टेंट चलता चला जा रहा है। मतलब आधा जो आपका टेक्स्ट था प्लेन टेक्स्ट उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो ये एक वल्नरेबिलिटी थी, राइट। तो अब इसमें हमने परमिटेशन भी हम परफॉर्म कर सकते हैं, और इसका परमिटेशन क्या होगा, एक स्वैपर फंक्शन का हम यूज करेंगे कि नेक्स्ट राउंड में जाने से पहले हम इस राइट साइड को स्वैप करके लेफ्ट साइड में ले आएंगे और लेफ्ट साइड को स्वैप करके राइट साइड में ले आएंगे। तो इस तरह से हम स्वैपिंग कर देंगे या परम्यूट कर देंगे राइट साइड के बिट्स को लेफ्ट साइड में और लेफ्ट साइड की बिट को राइट साइड में, और उसके बाद अब हम फिर से इसको एज प्लेन टेक्स्ट मानेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे इसको 50-50 में डिवाइड होगा, फिर उसके बाद सेम ऑपरेशन ऑफ राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4। तो इस तरीके से मल्टीपल ऑपरेशन जब परफॉर्म होंगे तो आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह दिखेगा। क्या आपने प्लेन टेक्स्ट से स्टार्ट किया, एक्सॉर ऑपरेशन, उसको चेंज करके राइट साइड ले गए और फिर वापस ले आए। तो अभी जब मल्टीपल राउंड्स हो रहे हैं तो इन सारे राउंड्स को कंप्लीट करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा nth स्टेज पर, वो आपका साइफर टेक्स्ट होगा। अब जो आपको साइफर टेक्स्ट मिल रहा है उसमें आपने सब्स्टिट्यूशंस भी परफॉर्म कर रखे हैं, परम्यूटेशंस भी परफॉर्म कर रखे हैं, और जो की जनरेशन है वो अलग से सब्स्टिट्यूशंस, शिफ्टिंग और परम्यूटेशन का यूज कर रहा होगा। तो की हर स्टेप पे अलग है। डिसाइफर करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि जिस ऑर्डर में आपने कीज को एनक्रिप्ट किया था आप उसी ऑर्डर में डिक्रिप्ट करना शुरू करेंगे। मतलब ये कि आपका जब साइफर टेक्स्ट आया तो लास्ट की आपने एक्ट किया था के एन, तो जब आप साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट की तरफ जाएंगे तो पहला की आपके लिए होगा के एन, सेकेंड की के एन माइनस वन अपिल के जीरो, मतलब एकदम रिवर्स ऑर्डर में आपको की को अप्लाई करना है। दूसरा तरीका कहने का ये कि करस्पॉन्डिंग जो राउंड्स होंगे उन राउंड्स में सेम की का यूज किया जाए। ठीक है, अगर मैं अपने एग्जाम्पल से आपको बताऊं तो इस एग्जाम्पल में जो ये की था वो इसी के पैरेलल वाले राउंड में सेम की आएगा, उसके नीचे वाले राउंड में अगर की टू का यूज हुआ तो उसके पैरेलल जो राउंड आएगा उसमें की टू यूज होगा। अब इस साइफर में चूंकि हम इतनी ज्यादा स्वैपिंग कर रहे हैं, इसमें सब्स्टिट्यूशंस लगा रहे हैं, तो जो रिलेशनशिप आता है प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट का वो गेस करना आपके लिए मुश्किल है। मतलब इसमें अच्छा खासा हमारा डिफ्यूजन होता है, और चूंकि हम सीरीज ऑफ कीज को भी यूज कर रहे हैं और कीज भी किसी एक की जनरेशन एल्गोरिथम के थ्रू जनरेट हो रही हैं, तो जो रिलेशनशिप आपका की और साइफर टेक्स्ट में, अब आप इमेजिन करें कि इसी स्पेस से साइफर के मैं 16 राउंड परफॉर्म कर रहा हूँ, 16 राउंड में 16 कीज का यूज हो रहा है, 16 कीज आर प्रोड्यूसिंग different sequences, and then I'm swapping it over again and again and again and again.
So the relationship between the key and the ciphertext is also very complex, and nobody can calculate exactly ये relationship है, right? So it creates a lot of confusion as well. तो फेसेस साइफर में डिफ्यूजन और कंफ्यूजन है अच्छा खासा. इसको डिजाइन करते वक्त कुछ चीजें जो ध्यान में रखने वाली हैं वो ये कि ब्लॉक साइज, मतलब जो प्लेन टेक्स्ट है वो उसका आपको ब्लॉक साइज क्या लेना चाहिए. मींस अगर आप बहुत लार्ज ब्लॉक साइज ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है सिक्योरिटी आपकी बेटर हो जाती है. लेकिन आपका जो कैलकुलेशन है उनमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है. तो स्पीड ऑफ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन विल डिक्रीज इफ द ब्लॉक साइज इंक्रीजेस enormously large. ट्रेडिशनली 164 बिट साइज लिया जाता था. लेकिन अभी हम आगे एईएस देखेंगे डीईएस के बाद, जहां पे हम देखेंगे कि वो मिनिमम 128 रखता है और उसके बियॉन्ड जाता है. तो ब्लॉक साइज इज वन ऑफ द कंसिडरेशंस कि आपका इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन की स्पीड क्या रहती है. की साइज, जाहिर सी बात है, द लार्जर द की साइज द डिफिकल्ट इज द ब्रूट फोर्स एंड अदर अटैक्स टू परफॉर्म. सिक्योरिटी आपकी बढ़ जाती है. लेकिन फिर इसमें भी आपका जो कैलकुलेशंस हैं, जो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन हैं, जो एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म होना है हर की के साथ, वो ऑपरेशंस में फिर टाइम लगने लगता है. द मोर नंबर ऑफ बिट्स यू हैव द मोर टाइम इट रिक्वायर्स फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन. सो आपको एक ट्रेड ऑफ है. बहुत लार्ज ले लेंगे तो फिर स्पीड स्लो हो जाएगी, राइट है. तो वो आपको एक बैलेंस क्रिएट करना होगा इसमें. उसके बाद नंबर ऑफ राउंड्स आपको कितने रखने हैं, ये भी जाहिर सी बात है. द मोर नंबर ऑफ राउंड्स द बेटर द सिक्योरिटी, बट अगेन more time would be required for the calculation purposes. और एक चीज जो बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है कि फेसेस साइफर जो सिंपलिस्टिक है, अगर सिर्फ एक ही राउंड आप लगाते हैं तो एक राउंड में मतलब वो इतना डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है, क्योंकि सिंपल एक्सऑर ऑपरेशन है, वो भी हाफ नंबर ऑफ बिट्स पे ही अप्लाई हो रहा है. तो दैट मीन्स कि आपको एडिक्वेट सिक्योरिटी एक राउंड में नहीं मिल रही है. लेकिन लोगों ने मैथमेटिकली इसको प्रूफ किया हुआ है कि अगर मिनिमम नंबर ऑफ 16 राउंड्स रखे जाएं, then in that case it has a lot of confusion and diffusion, तो उसको ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है. तो 16 राउंड्स मिनिमम रहने चाहिए फीएसएस साइफर्स के. सबकी जनरेशन एल्गोरिथम, क्योंकि हर राउंड के लिए आपको एक अलग की चाहिए है, तो जितना कॉम्प्लेक्स ये एल्गोरिथम होगा क्रिप्ट एनालिसिस के लिए उतना ही डिफिकल्ट होगा की को जज करना. एंड द सेम गोज फॉर द राउंड फंक्शन, कि जो भी राउंड फंक्शन, जिस फंक्शन के थ्रू मैंने की और का रिजल्ट कैलकुलेट करके एक्सॉर किया था अपने बिट से, तो वो राउंड फंक्शन की जितनी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी उतनी क्रिप्ट एनालिसिस में डिफिकल्टी आएगी, जो हमारे लिए बेहतर है. तो इट एनहांसेस द सिक्योरिटी. फास्ट सॉफ्टवेयर एंड इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन हमें रिक्वायरमेंट है, तो बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ हार्डवेयर दैट वी आर यूजिंग हमें इसका कंसिडरेशन भी करना पड़ेगा कि हमारा जो भी एल्गोरिथम है वो कितनी फास्ट रन कर पा रहा है. ठीक है. एंड ईज ऑफ एनालिसिस मीन्स ये कि it it should have confusion and diffusion, no doubt it enhances the security, but when you are analyzing it, it should be easier to analyze कि आपका डिफिकल्टी लेवल क्या है क्रिप्ट एनालिसिस के लिए. और दूसरा एक ये कि जो भी कैलकुलेशंस हैं, अगर आपके पास की का एक्सेस है तो आपके लिए कितना आसान हो जाता है इनक्रिप्शन या डिक्रिप्शन को परफॉर्म करना. तो एक तरफ ईज भी होनी चाहिए और दूसरी तरफ डिफिकल्टी भी होनी चाहिए. ईज ये कि इफ यू हैव गॉट द पैरामीटर्स, इफ यू नो द की, इट शुड बी इजी फॉर यू टू perform encryptions and decryptions. And if you are a crypto analyst and you don't have the adequate information, you don't know about the keys, it should be very difficult for you to calculate the keys or compromise the system, right? All right. So before moving on to DES, let's discuss the components that will be used in the DES, so that when we discuss the data encryption standard, we don't have to explain everything over and over again. So the first component that is part of DES or any modern block cipher is the permutation boxes. The first component that we'll be seeing is permutation boxes. Now these are basically of three types. Number one is your straight P box. Number two are compression P box. And the third one is your expansion P box.
The straight P box, if I draw a diagram, that if this is my straight P box and it has got an input of 8 bits, then it pretty much means that all these 8 bits will be mapped to the output 8 bits. मतलब जितने बिट्स का इनपुट होगा उतने बिट का आउटपुट होगा. All that you are supposed to do is transform the or change the location of it, and that we have seen in the transposition cipher. The bits would be rearranged. That is the job of your straight P boxes. The compression P boxes, on the other hand, have got a different bit size of input. Maybe it is a 5-bit input or a 6-bit input, and this maps to 4-bit output. So here what happens is that certain inputs may not get mapped, they may get left out, and therefore there will be some loss of bits in this case. But the sole idea is that it is like 6 cross 4. So 4-bit input it will take and it will give out 4 bits of output. An expansion P boxes is where you will have a less number of inputs and more number of output bits. So in this case, one of the bits may get mapped to 2 separate bits. This may get mapped to 1, again this may get mapped to 2, and this to 1, right? So such kind of a mapping may exist, and this will lead to the expansion boxes. If we talk about whether these boxes are invertible or not, so you will see that only straight P boxes are the boxes that has got one-to-one mapping, right? And therefore, I know with respect to every output bit that which input bit it is mapped to. So if this is my ciphertext and this is my plain text, so I exactly know which symbol of the ciphertext will go back to what location, right? But in case of compression P boxes, you will see that the data is getting lost. From the ciphertext, 4-bit ciphertext, you cannot generate a 6-bit plain text because 2 of the bits have not got mapped at all. Fine. So this is not invertible, and this one is invertible because of one-to-one mapping. And if we talk about the expansion P boxes, so from the ciphertext, if I want to get to the plain text back, then you'll see that since 1 and 3 are getting mapped to 1 bit only, first bit, therefore there will be an ambiguity in this case, and therefore again this will be non-invertible. So whenever I'm using the word permutation, you just have to think about the transposition cipher, that the symbols are same, but the places of those symbols have got interchanged. The second kind of boxes that we'll be talking about is the S box or the substitution box. So as the name suggests, substitution, यहाँ पर एक symbol है जो किसी दूसरे symbol में convert होगा. Or substitution is of basically two types. Either it could be keyed substitution or a keyless substitution. And this keyless substitution is the most common thing that takes place in the modern block ciphers. And this pretty much means that the mapping of your input bits to output bits is predefined, right? That means you will be having boxes where already there will be some settings, and based on the input it is getting, it will be selecting an output. Fine. So these boxes are generally of m cross n order. Now here m could be equals to n and m could not be equals to n. Both the cases are justified. आपको दोनों तरह के हो सकते हैं, ठीक है? जैसे कि एग्जांपल की अगर हम बात करें कि अगर कोई एक एक्स बॉक्स है 3x2 ऑर्डर का, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो इनपुट है वो 3 बिट्स का आएगा और इसका आउटपुट 2 बिट्स का आएगा. हमेशा ये याद रखिएगा, whenever m is not equals to n, ये जो बॉक्सेस हैं ये नॉन इन्वर्टिबल होते हैं और ये वाले ऐसे बॉक्सेस आपके इन्वर्टिबल होते हैं. तो इसके पीछे आपका हमेशा एक मैट्रिक्स होगा. इस मैट्रिक्स में जैसे कि हमारे पास ये 3-बिट इनपुट है, तो ये 3-बिट इनपुट आया और आउटपुट हमारा 2 बिट्स है. तो हम ये सोचेंगे कि इसमें से जो 1 बिट है इसको हम रो सिलेक्शन के लिए रख लेते हैं और बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग 2 बिट्स हम कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? तो चूंकि पहला बिट रो सिलेक्शन के लिए है, इसके पास दो ऑप्शंस हो सकते हैं, 0 या 1. इसलिए रो आपकी 0 या 1 वैल्यू से डिसाइड होगी, मतलब फर्स्ट बिट डिसाइड करेगा, और जो नेक्स्ट 2 बिट्स हैं
वो एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। 2 बिट्स में हमें कितने वैल्यूज मिलेंगे? 4 वैल्यूज। तो यहाँ पर 4 कॉलम्स होंगे। अगर 0-0 कॉम्बिनेशन है तो क्या वैल्यू सिलेक्ट होनी है? 0-1 है तो क्या होना है? 1-0 है तो क्या होना है? 1-1 है तो क्या होना है? और इनके जो आउटपुट्स हैं, जो भी ये इनपुट वैल्यू से रो और कॉलम का एक सेल सेलेक्ट होकर आएगा, आपको उस सेल पे जो भी वैल्यू लिखी होगी वो आपका आउटपुट होगा। और चूंकि आउटपुट आप सिर्फ 2 ही बिट्स में आपको शो करना है, तो आउटपुट की जो रेंज है वो 0 से 3 ही हो सकती है। मतलब इधर इट कुड बी 0-0 और इट कुड बी 1-0 और 0-1 और 1-1। सिमिलरली नीचे वाली रो में भी इसकी वैल्यू 0 से 3 हो सकती है। तो इट कुड बी एनी ऑर्डर, फॉर एग्जाम्पल 1-0, 0-0, 1-1, 0-1, राइट? तो अगर यहाँ पर आपका इनपुट है सपोज 0-1-1, तो इसका मतलब आप रो 0 सेलेक्ट करेंगे और कॉलम 1-1 सेलेक्ट करेंगे, तो रिजल्ट आएगा आपका 1-1। तो ये आपका रिजल्ट करेगा 1-1। इसी तरीके से अगर आपका इनपुट है 0-1-0, तो 0 से आप 0 रो सेलेक्ट करेंगे और 1-0 से वैल्यू, तो ये वाला कॉमन सेल आपका आया, यहाँ से आपको मिल गई वैल्यू 0-1। इसी तरीके से अगर 1-1-0 हो तो आपका आउटपुट क्या आएगा? आपने फर्स्ट रो सेलेक्ट की, सेकंड रो सॉरी, और 1-0 से आपने अलग कॉलम सेलेक्ट किया, तो इसका रिजल्ट आएगा 1-1, राइट? तो इस तरीके से आपके ये सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस वर्क करते हैं। तो अभी 3 बिट्स हैं, तो हम 3 बिट्स में देख रहे हैं किस तरह होगा। अगर सपोज आपके पास 6 बिट्स होते हैं तो ये आपका मैट्रिक्स और बड़ा बनता। अब इस मैट्रिक्स में हम रखते 2 रोज और मल्टीपल कॉलम्स आते, और इन रोज को सेलेक्ट करने के लिए पहला और लास्ट बिट हम कंबाइन करके देखते, तो ये हमें रो बता देता, और ये जो बीच के हमारे 4 बिट्स हैं ये कॉलम डिसाइड करते, राइट? तो अब रोज हमारे पास कितने आ गए? क्योंकि 2 बिट से रोज बन रहे हैं, तो हमारे पास होने चाहिए यहाँ पे 4 रोज। और कॉलम्स कितने होने चाहिए? क्योंकि 4 बिट से कॉलम बन रहे हैं, तो देयर शुड बी 16 कॉलम्स एंड 4 रोज, और फिर उनमें वैल्यू लिखी जाएगी। और जो वैल्यू यहाँ पे हमें फिल करनी है वो कौन सी फिल करनी है? क्योंकि इसका 6 to 4 बिट आउटपुट है, ये 6x4 की सब्स्टिट्यूशन बॉक्स की हमने बात की यहाँ पे, तो आउटपुट की रेंज होगी 0 से 15। तो ये जो 16 कॉलम्स आएंगे इनमें 0, 1, 2, 3 अप टिल 15 कोई भी वैल्यू हो सकती है किसी भी रैंडम ऑर्डर में, ऑलराइट? लेकिन एस बॉक्सेस में चूंकि हमने कहा कि मैपिंग प्री डिटरमाइंड होती है, तो बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ एक्स बॉक्स दैट यू आर यूजिंग, उसकी मैपिंग प्री डिटरमाइंड होगी, फाइन? तो ये वैल्यूज भी रैंडम नहीं रहते, ये फिक्स्ड रहते हैं कि एक्स बॉक्स 1 है तो उसका सेटिंग एक तरीके से, एक्स बॉक्स 2 है तो उसका सेटिंग अलग तरीके से, 3 है तो अलग तरीके से। देन दी थर्ड कंपोनेंट इज योर एक्सॉर ऑपरेशन। अब ये एक्सॉर ऑपरेशन भी बहुत नया नहीं है हमारे लिए। अगर आपको ध्यान हो तो हमने सीएसएल साइफर की बात की थी, और उसमें हमने एक डायग्राम बनाया था, और ये कहा था कि जो भी इनपुट है उसको हम लेफ्ट और राइट बिट्स में डिवाइड कर लेंगे, मतलब एकदम बीच से उसको हम स्प्लिट कर देंगे। तो एक फंक्शन होता है स्प्लिट, वो एकदम बीचों बीच से आपके किसी भी इनपुट को स्प्लिट कर देगा। और ये इससे साइफर टेक्स्ट बनाने के लिए हमने कहा था कि जो राइट बिट है उसको हम एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर देंगे, तो दिस विल बिकम माय R2, एंड फॉर कैलकुलेटिंग L2 I will be using the XOR operation, and these other value that will be XORed over here, it will be generated through a function using certain key K1, right? तो इससे हमें सॉरी L2 यहाँ पे मिल जाएगा, isn't it? तो ये जो XOR ऑपरेशन था, तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी मॉडर्न ब्लॉक साइफर का, और ये ऑपरेशन हमेशा इन्वर्टेबल होता है। इन्वर्टेबल होने का मतलब ये कि किसी भी ऑपरेशन में अगर x में हम XOR कर रहे हैं किसी भी की से और हमें y मिलता है, तो जब हम y से वापस उसी की का XOR करेंगे तो हमको x मिलेगा। तो इन दिस वे XOR इज एन ऑपरेशन दैट इज इन्वर्टेबल, इसीलिए इसको हम ज्यादा यूज भी करते हैं मॉडर्न साइफर्स में। और इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे कि इसकी एक प्रॉपर्टी है क्लोजर। क्लोजर का मतलब ये कि वेन एवर देर इज एन एन बिट इनपुट और हम इसको एक्सॉर करते हैं एन बिट से, आउटपुट विल ऑलवेज बी इन एन बिट। मतलब आपका कभी भी जो एक डोमेन है उस डोमेन के बियॉन्ड वैल्यू नहीं जाएगी। और इसका एक एग्जांपल भी हम देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि अगर 3 बिट का मैक्सिमम नंबर आपको 7 है और इसमें अगर आप 2 भी ऐड करेंगे तो आपका क्या रिजल्ट आएगा? तो 0-1 को अगर एक्सॉर हम करते हैं यहाँ पे तो 1 रिजल्ट आएगा, 1-1 से 0 आएगा, और फिर 1-0 से 1 रिजल्ट आएगा यहाँ पे। तो ये आ गया आपका 5। तो 5 अगेन 3 बिट का
के अंदर की ही एक वैल्यू है, इसमें कैरीज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, राइट। तो एक्सऑर आपका हमेशा क्लोजर होता है, मतलब ये अपने डिमोन के अंदर ही आपको आउटपुट रिजल्ट्स भी देता है। नंबर टू, दैट दिस इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिविटी मीन्स दैट x XOR y XOR z is equals to x XOR y result plus sorry XOR z. It is following the commutativity, which means that x XOR y is equivalent to y XOR z. You can write it in any order and the result would be same. It has got identity values as well, because whenever you XOR anything with the sequence of zeros, right, the result will always be the same, x. And it has got an inverse as well, because whenever you XOR the same value twice, the result is going to be a sequence of zeros, right? So x is the inverse of itself in XOR operations, right? तो ये आपका XOR हो गया, जो कि एक important component है किसी भी PSL साइफर का। आपको बस यहाँ पे एक चीज और याद दहानी करना चलूँ कि आगे एक कंपोनेंट आएगा इसमें, और उस कंपोनेंट को हम कहेंगे स्वैपिंग। तो चलिए स्वैपिंग की भी बात यही भी कर लेते हैं फिलहाल। एक कंपोनेंट होता है स्वैपिंग। स्वैपिंग का मकसद क्या है कि जैसे आपका कोई भी इनपुट है, 8 बिट का इनपुट ले रहा हूँ, उसको बीच से स्प्लिट करना, राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड ले आना, लेफ्ट साइड की वैल्यू को राइट साइड ले आना, तो इसका रिजल्ट आएगा 00011101। अब इन स्वैपर्स के में अच्छा ये अपने आप में इन्वर्टेबल होते हैं, आप फिर से स्वैप कर दें आपको सेम वैल्यू मिल जाएगी। स्वैपिंग की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, तो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि फेसियल साइफर्स में जैसे कि राइट साइड हमेशा डायरेक्टली मैप हो रहा है बिना किसी ऑपरेशन परफॉर्म किए, तो अगर हम मल्टीपल राउंड्स भी फेसियल साइफर के लगाते हैं तो हमेशा 50% ऑफ द बिट्स विल नॉट गेट चेंज्ड, राइट। तो उन 50% पे भी एक्सऑर ऑपरेशन करके हम कुछ सब्स्टिट्यूशंस कर पाए, हम कुछ नई वैल्यूज को जनरेट कर पाए, तो उस चीज को परफॉर्म करने के लिए हमें यहाँ पे स्वैपर्स को लगाना पड़ता है, ताकि राइट साइड हमारा स्वैप होकर इधर आ जाए और लेफ्ट साइड स्वैप होकर इधर आ जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हमारा कोई राउंड परफॉर्म हो L3 और R3 में, तो हमारा ये तो राइट साइड का वैल्यू है वो एक्सऑर में जाए, राइट। तो अपने रिजल्ट को ज्यादा डिफ्यूज करने के लिए हमें स्वैपिंग की जरूरत पड़ती है, राइट। तो स्वैपिंग इज अगेन एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर मॉडर्न ciphers, block ciphers. The fifth component is circular shifts. Circular shifts का मतलब कि अगर आपके पास बिट 0, बिट 1 इतनी वैल्यूज हैं और आपको इसमें एक सर्कुलर शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन बाय 3 बिट्स परफॉर्म करना है, तो मतलब ये जो 3 बिट्स हैं ये आपके सर्कुलर शिफ्ट लेफ्ट हो जाएंगे। लेफ्ट में क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है तो फिर ये रैप अराउंड होकर वापस शुरुआत में आ जाते हैं। तो ये रिजल्ट आपको बनता है B3, B4, B5, B6, B7, bit 7, and then you have got bit 0, bit 1 and bit 2, फाइन। और इसी में अगर आप एक सर्कुलर शिफ्ट राइट परफॉर्म कर दें बाय 3 बिट्स, राइट, तो ये 3 बिट्स को आप जब राइट साइड में दोबारा लेकर जाएंगे तो ये आपको रिजल्ट कर देगा B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6 एंड B7, राइट। तो आप ये देखेंगे कि ये और ये रिजल्ट आपका सेम है, मतलब कि सर्कुलर शिफ्ट भी इन्वर्टेबल है। अगर आप शिफ्टिंग लेफ्ट साइड परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगर आप सेम बिट से राइट साइड शिफ्टिंग करेंगे तो वो इन्वर्ट हो जाएगी वैल्यूज, राइट। तो सर्कुलर शिफ्ट भी जरूरी है, क्योंकि जो भी हमारा पिछले केस में जैसे कि हमने फेसियल साइफर का एक शॉर्ट फॉर्म देखा था कि ये K1 है, तो अब ये जब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो ये उसी सेम फंक्शन को यूज करेगा, लेकिन इस बार K2 वैल्यू जनरेट होकर आएगी इसमें से। और ये जो K2 वैल्यू जनरेट होकर आ रही है, तो इसके लिए क्या जरूरी है कि हमारे पास एक की जनरेटर भी होना चाहिए जो हर बार एक नई वैल्यू को जनरेट करेगा। की जनरेटर का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट सर्कुलर शिफ्ट है कि अगर एक बार हमने एक बिट स्ट्रीम तय कर ली कि हमारा ये की इनपुट होगा और उससे हमें मल्टीपल कीज बनानी है, तो शिफ्टिंग एक इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है जो हम उसमें परफॉर्म करते हैं अलॉन्ग विद अदर ऑपरेशंस एज वेल, ठीक है। तो सर्कुलर शिफ्ट्स का मोस्टली यूज आपका शिफ्टिंग में या की जनरेशन में होने वाला है। और उसके बाद फिर एक कंपोनेंट है जो कि अपने नाम से ही अपने आप को एक्सप्लेन करता है, वो है स्प्लिट एंड कंबाइन। तो स्प्लिट जैसा कि हमने स्वैपिंग में बात की थी, ये मिड पॉइंट से किसी भी इनपुट को स्प्लिट कर देता है
और कंबाइन किसी भी दो इनपुट को आपस में कंबाइन कर देता है। राइट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं आपके जो मॉडर्न ब्लॉक साइफर्स पे यूज होते हैं और डीईएस में फिर से आएंगे। बस अभी जो भी मैंने एग्जांपल्स लिए हैं वो 8 बिट में लिए हैं, डीईएस में ये एग्जांपल्स 64 और 56 और 48 बिट्स में चले जाएंगे। तो डिफ्यूजन और कंफ्यूजन, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पर आप जो है नोट करें कि अभी जो हम एग्जांपल ले रहे थे हमने कहा कि हम 8 बिट्स में एग्जांपल्स को भी कंसीडर कर रहे हैं। राइट, तो आपका कोई भी 8 बिट इनपुट है, राइट, वो 8 बिट्स फर्दर आपका मॉडर्न ब्लॉक साइफर में एंटर करते हैं। ठीक है, और जब ये मॉडर्न ब्लॉक साइफर में एंटर करेंगे तो सबसे पहले उसको एक की मिक्सचर मिलेगा। की मिक्सचर ये कुछ नहीं बल्कि एक्सॉर ऑपरेशन जो हमने परफॉर्म किया था फेसलेस साइफर में, कि एक की इनपुट K1 इसको दिया गया और K1 और इनपुट ने जाकर के एक एक्सॉर ऑपरेशन को परफॉर्म किया। तो इस की मिक्सचर से जो रिजल्ट आएगा उसमें हमने कहा था कि एक्सॉर ऑपरेशन हम जब भी परफॉर्म करते हैं तो एन बिट का अगर इनपुट है तो आउटपुट भी हमें एन बिट का ही मिल जाता है, और जो की है वो भी एन बिट्स की होनी चाहिए, तो मतलब ये 8 बिट की होगी यहाँ पे। राइट, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारा 8 बिट होगा। फाइन, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उस नेक्स्ट स्टेप में हम इसको पास कर देते हैं सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस से, S1 S2 S3 S4। ये जो सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस हैं इन सब के जो मैट्रिक्स हैं वो अलग तरीके से डिफाइंड है। ये अलग अलग बॉक्सेस हैं, इन दो किसी भी दो की मैट्रिक्स आपस में मैच नहीं करेगी, और चूंकि ये 2x2 की सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस हैं तो ये 2 इनपुट लेके 2 ही आउटपुट देंगे। राइट, तो हमें फिर से 8 आउटपुट्स मिल गए। उसके बाद फिर हम इसको पी बॉक्स में एंटर कर देंगे। राइट, अब इस पी बॉक्स में हम यूज कर रहे हैं स्ट्रेट पी बॉक्स। स्ट्रेट पी बॉक्स में भी हमारा जो इनपुट और आउटपुट साइज है वो सेम होता है। तो अगर इस में फॉर एग्जांपल आपकी मैपिंग कुछ इस तरह हो रही है, that the first is going to the fourth location, the second is the second location, the third one is coming to the first location, and then the fourth one is moving to the suppose last location. Then you have got fifth one, sixth one, seventh one, and eighth one, right? So ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो आपके सेवेंथ और एट्थ बिट हैं ये बेसिकली मैप हो रहे हैं जाकर के थर्ड और फिफ्थ बिट में। ठीक है, टू अवॉइड कंफ्यूजन। ऑल राइट, तो ये अब आपका जो हुआ ये इसको हम पूरे को एक कहते हैं वन राउंड। इस वन राउंड के बाद जो आपको ये 8 बिट का आउटपुट आया है ये एक तरीके का आपको फर्स्ट लेवल का साइफर टेक्स्ट मिल गया है, जिसको मैं यहाँ पर मिडिल साइफर कंसिडर करता हूँ। तो मिडिल साइफर में भी फिर अगेन 8 बिट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद फिर आप राउंड 2 परफॉर्म करेंगे। राउंड 2 परफॉर्म करने के लिए वो फिर 8 बिट्स आपके आउट मूव किए और यहाँ पे आपका सेकेंड राउंड स्टार्ट हो गया। इस सेकेंड राउंड का जो फर्स्ट स्टेप है वो है की मिक्सचर, मतलब की एक्सॉर ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे। उसके लिए फिर आपको एक और की चाहिए होगी, वो K2 है। तो मतलब यहाँ पर एक आपका एल्गोरिदम रहेगा जिसको हम कहते हैं की जनरेटर। ये आपको कीज प्रोवाइड करता रहेगा K1 K2 K3। ठीक है, और चूंकि ये एक्सॉर ऑपरेशन है तो इसका भी आउटपुट आपका आएगा 8 बिट्स में, और फिर वो सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस में जाएंगे और फिर उनसे जो आउटपुट्स आएंगे वो आउटपुट्स आपके एक परमिटेशन बॉक्स में जाएंगे, और परमिटेशन बॉक्स के बाद फिर उसका कुछ आउटपुट आएगा। तो ये जो इस तरीके से राउंड है ये आपका कहलाएगा राउंड 2। इस तरह मल्टीपल राउंड्स होते हैं हमारे किसी भी मॉडर्न डे ब्लॉक साइफर में। अब आप इसमें ये देखिए कि जो आपने 8 बिट्स इनपुट लिया था उस 8 बिट में और जो आपको यहाँ साइफर टेक्स्ट मिला है, क्या आप कोई रिलेशनशिप बता सकते हैं? और अब आप ये इमेजिन करिए कि अगर ये 16 राउंड्स कंप्लीट हो जाएंगे तो वो 16 राउंड्स के बाद जो इसका एक बिट है प्लेन टेक्स्ट का वो किसी भी सब्स्टिट्यूशन बॉक्स में जाकर के कोई भी रैंडम वैल्यू को ले सकता है, और सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस में हमने कहा मैट्रिक्स होती है, तो मतलब हर बिट जो है वो किसी मैट्रिक्स का कोई एक पर्टिकुलर सेल को पॉइंट आउट करेगी। मतलब जो आउटपुट है वो कम से कम 2 बिट्स पे वेरिएशन आ जाएगा आपका। फिर वो किस जगह पर म्यूट हो रहे हैं और उसके बाद वो फिर नेक्स्ट कौन सा एक्सॉर ऑपरेशन में जाते हैं और फिर कौन सा एक्स बॉक्स में जाते हैं और फिर कितने बिट्स आपके मॉडिफाई हो जाते हैं आपको नहीं पता। हर स्टेप पे एक bit of the plain text जो है, one bit of the plain text will be affecting
मल्टीपल बिट्स ऑफ द साइफर टेक्स्ट। तो इवेंचुअली 16 राउंड्स के बाद जब रिजल्ट आएगा तो आप ये महसूस करेंगे कि प्लेन टेक्स्ट का तकरीबन हर सिंबल, हर बिट, ऑलमोस्ट सारे या मोस्ट ऑफ द बिट्स ऑफ साइफर टेक्स्ट को अफेक्ट कर रहा होगा। मतलब प्लेन टेक्स्ट अगर एक बिट से भी आप चेंज करोगे तो साइफर टेक्स्ट से सारे बिट्स भी चेंज हो सकते हैं या मोस्ट ऑफ द बिट्स तो चेंज हो ही जाएंगे। तो आप ये देखें कि जो भी हम साइफर्स की बात कर रहे हैं और डीईएस को हम फर्दर और एक्सप्लेन करके जब बात करेंगे तो डीईएस कुछ इसी तरह दिखता है। दिस इज दी अ शॉर्टर वर्जन ऑफ डीईएस एल्गोरिथम बेसिकली। तो इसमें हमें डिफ्यूजन बहुत अच्छा मिल जाता है। और यहीं पर अभी हम कंफ्यूजन की बात करें तो अब ये भी देख लेते हैं कि साइफर टेक्स्ट और की के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर अब मैं प्लेन टेक्स्ट पूरा कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास एक प्लेन टेक्स्ट है जिसका ये 8 बिट लास्ट बिट है। ठीक है, 8 बिट का लास्ट बिट की मैं बात कर रहा हूँ। ये लास्ट बिट एक एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करती है जिसमें K1 एक्ट कर रहा है। और K1 का भी, जो कि ये 8 बिट है, तो K1 का भी जो 8th बिट होगा उसी से आपका एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म होगा और एक रिजल्ट आएगा। वो रिजल्ट जाता है एक सब्स्टिट्यूशन बॉक्स S4 में। ठीक है, और वो X4 देता है 2 आउटपुट्स। अब आप ये देख रहे हैं कि जो एक बिट एक्सॉर का की पे डिपेंडेंट था, की वजह से इसकी कुछ एक वैल्यू आ रही थी, उस एक बिट की वजह से या तो रो मॉडिफाई होगी या कॉलम मॉडिफाई होगा। रो और कॉलम मॉडिफाई होने से जो हमारा रिजल्टेंट सेल है वो मॉडिफाई होगा। जब रिजल्टेंट सेल हमारा मॉडिफाई हो रहा है तो जो एलिमेंट उस पर लिखा है तो वो भी नई वैल्यू में मिलेगी। तो मतलब दिस वन बिट इज अफेक्टिंग 2 बिट्स इन अ 2x2 सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स। अब ये दोनों के दोनों जब परमिटेशन बॉक्स में जाते हैं, उस परमिटेशन बॉक्स में जैसे कि हमें यहाँ दिखा कि 7th और 8th बिट है, वो 3rd और 5th बिट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इट इज गोइंग टू द 3rd बिट एंड दिस इज गोइंग टू द 5th बिट। अब ये 3rd और 5th बिट जब राउंड 2 में एंटर करते हैं, इसके बाद मैं यहाँ पे राउंड 2 शो करता हूँ आपको। जब ये राउंड 2 में आएंगे तो जो 3rd बिट है आपका, वो आपका जाएगा 1 2 3 एस बॉक्स 2 में, और 5th बिट जाएगा एस बॉक्स 3 में। राइट, तो ये आपका एंटर होगा एस बॉक्स 2 में, और जो 5th बिट है वो जाएगा एस बॉक्स 3 में। अब ये एक बिट इसकी वैल्यू, दो वैल्यूज को मॉडिफाई करेगा और इसके भी आउटपुट को मॉडिफाई करेगा। मतलब अब 4 वैल्यूज में डिफरेंस आ गया। राइट, अब ये 4 वैल्यूज भी एक अलग अलग लोकेशन पे इस परम्यूटेशन बॉक्स के हिसाब से मॉडिफाई होंगे, अलग अलग बिट्स को अफेक्ट करेंगे। तो जस्ट वन बिट, और एक चीज और यहाँ बीच में मैं एक्सॉर ऑपरेशन करना भूल गया कि ये 3 बिट्स का इनपुट आएगा, इसमें एक्सॉर ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म होगा। राइट, और बेस्ड ऑन दिस एक्सॉर ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ सम K2 की, और K2 के भी कौन कौन से बिट्स इसमें यूज होंगे, 3rd बिट और 5th बिट यूज होगा। तो 3rd bit and 5th bit of K2 is again resulting to a different values of the bits over here, and based on these bits, the next 4 bits of the substitution outputs would be modified, and then permutation box में 4 bits आपके modify हो जाएंगे। इसी तरीके से multiple rounds में आप देखेंगे कि based on a new value of key, the bits are getting modified and thereby leading to a value selection from substitution box, thereby affecting to more bits। तो इस तरीके से जो आपका की है वो भी यहाँ पर एक बिट से स्टार्ट हुआ था, 1 बिट से ओनली, और उसने 2 राउंड्स में ही आप देखें तो यहाँ पर आकर के कम से कम जो 4 बिट्स हैं आपके, उनको मॉडिफाई कर दिया है, उनको अफेक्ट कर दिया है। इसी तरह सब 16 राउंड हो जाएंगे तो 16 राउंड होने के बाद तकरीबन जो रिलेशनशिप वो आएगा कि 1 बिट ऑफ की will be affecting almost slash all bits of C, and here 1 bit of plain text is affecting almost or all bits of ciphertext. So in this way we can be assured कि डिफ्यूजन और कंफ्यूजन जो है वो ब्लॉक साइफर्स में अचीव हो जाता है, और वो भी बहुत ही हाई डिग्री का डिफ्यूजन और कंफ्यूजन अचीव होता है। आई होप दिस इज क्लियर। इफ दिस इज क्लियर देन डीईएस हम बहुत तेजी से कवर कर लेंगे, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि डीईएस का एक मिनिएचर वर्जन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं अब तक। ठीक है, अब हमें बस उसका जो लार्जर वर्जन है और जो बॉक्सेस डिजाइन है और जो परम्यूटेशन एक्सपेंशन कंप्रेशन बॉक्सेस डिजाइन है, बस उनको एक बार देखना है कि वो किस तरीके से डिजाइन होते हैं।
और उसके बाद फिर हम उस पर जो क्रिप्ट एनालिसिस कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे।